अधिकारी आगमन के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। उपविशः, हम सभी बैठ सकते हैं। मेरा मंचस्थ अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि हम भारत माता की चित्र पर पुष्पार्चन कर तथा दीप प्रज्वलन कर इस युवा संवाद कार्यक्रम का विधि पूर्वक शुभारंभ करें। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं बंधुओं, आज के इस प्रथम सत्र में जो अधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मंच पर केंद्र में विराजमान हैं श्रीमान दीपक जी बिस्पुते। आप पूर्व में छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत प्रचारक तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य को मिलाकर जो मध्य क्षेत्र है उसके क्षेत्र प्रचारक रहे हैं। आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र भोपाल में है। हमारे बीच आज सौभाग्यपूर्ण सानिध्य जिनका प्राप्त हो रहा है, ऐसे आदरणीय श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज। आप करुणाधाम आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। आप महाराज श्री बाल गोविंद जी शांडिल्य की सेवा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दरिद्र नारायण सेवा के माध्यम से समाज में करुणा और सेवा का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में करुणाधाम आश्रम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न क्षेत्र, गौ सेवा के माध्यम से मानवता की निस्वार्थ सेवा का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच एक और परिचय है, डॉक्टर राजेश जी सेठी। आप भोपाल के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आपका निवास भोपाल में ही है तथा आप वर्तमान में मध्य भारत प्रांत के माननीय सह प्रांत संघचालक जी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो हम इस सत्र का औपचारिक रूप से प्रारंभ करें उसके पूर्व, जैसा कि मैंने कहा था, भारतीय परंपरा में गीत केवल स्वर नहीं बल्कि भावों के संस्कार होते हैं। अतः संघ की शून्य से शत तक की यात्रा को आप सभी के सामने दर्शाता हुआ एकल गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरा आग्रह है कि एकल गीत के लिए मंच पर आएं। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जया विजया हो, भारती की जया विजया हो। ले हृदय में प्रेरणा कर रहे
हम साधना मातृभू आराधना मातृभू आराधना दैव ने भी राम प्रभु हित लक्ष्य था ऐसा विचारा दैव ने भी राम प्रभु हित लक्ष्य था ऐसा विचारा कंटकों के मार्ग चल कर राम ने रावण संहारा ताकि निष्कंटक रहे ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की साधना कर रहे हम साधना मातृभू आराधना मातृभू आराधना ध्येय तही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया ध्येय तही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया और तिला तिला जल स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया ध्येय पथ पर चल पड़े ध्येय पथ पर चल पड़े ले उर विजया की कामना कर रहे हम साधना मातृभू आराधना मातृभू आराधना विजिगिषा का भाव लेकर देश में स्वातंत्र आया विजिगिषा का भाव लेकर देश में स्वातंत्र आया बने समरस राष्ट्र भारत बोध यह दायित्व लाया छल कपट और भेद से था छल कपट और भेद से था राष्ट्र जन को तारना कर रहे हम साधना मातृभू आराधना मातृभू आराधना धर्म संस्कृति है सनातन रखें जलवायु सुहावन धर्म संस्कृति है सनातन रखें जलवायु सुहावन पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन राष्ट्र का उत्थान साधन राष्ट्र
राष्ट्र का उत्थान साधन, विश्व मंगल साधना कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जया विजया हो, भारती की जया विजया हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना, मातृभू आराधना। एकल गीत के पश्चात आदरणीय सांडिल्य जी महाराज से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे सभा में पधारे विभिन्न श्रेणियों के चयनित युवा बंधुओं को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जय माँ। आदरणीय श्री दीपक विस्पति जी, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख, आदरणीय डॉक्टर राजेश सेठी जी, सह प्रांत संघ चालक, और परम आदरणीय आप सब। समर्थ भारत समर्थ युवा। गोस्वामी जी ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को कोई दोष नहीं देता। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य कितना ही तपे, सूर्य को दोष नहीं दिया जाता। पर्यावरण जिन कारणों से बिगड़ा है उसकी चर्चा होती है। अग्नि चिंगारी से दावानल बनकर जंगल को राख कर दे तो भी दोष अग्नि का नहीं होता, जंगल के बांस का होता है। इसी तरह सुरसरी अर्थात श्री गंगा जी में अच्छा बुरा सब बहता है, लेकिन वो गंगा जल ही रहता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को दोष नहीं दिया जाता। लेकिन इसका भावार्थ जो मैं समझा हूं कि समर्थ वो नहीं है जिसे कोई दोष न दे, या समर्थ वो नहीं है जिसमें दोष ना हो। समर्थ वो है जिसकी नियत में दोष ना हो। हमें समर्थ बनना है तो हमें सीखना होगा सूर्य से। सूर्य जिनकी ऊष्मा और प्रकाश में हम सब रहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा भोजन सूर्य की ऊर्जा से बचता है, जिसे गट हेल्थ कहते हैं। 5 तरह की अग्नि हमारे भीतर है। जो जठराग्नि है वो हमारे भोजन को पचाती है। भोजन पकाने, पचाने, यज्ञ और अंतिम यज्ञ तक वो कार्य करती है। इसी तरह गंगा जी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ती। जीव, पशु, मनुष्य सबको तृप्त करती हुई जाती हैं। जो बताता नहीं है, जो जताता नहीं है, जो जन कल्याण के लिए कार्य करता है, जन भावना से कार्य करता है, जिसमें परोपकार की भावना होती है। गंगा जी को बहुत जगह पूजा जाता है,
कई जगह उनमें गंदे नाले मिला दिए जाते हैं, लेकिन न तो वो पूजने वालों के लिए रुकती हैं, न अपमान करने वालों के लिए। वो अपनी गति से आगे बढ़ती हैं। अगर समर्थ होना है तो हमको इन गुणों को अपनाना ही होगा, तभी हम समर्थ हो पाएंगे। और आप समर्थ होंगे तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। ये संसार ईश्वर का क्रीड़ांगन है, खेल का मैदान है, वो खेलता है। हम सनातनी हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जो कुछ होता है उसकी इच्छा से ही होता है। पिछले कुछ वर्षों में 4 देशों में जेन ज़ी ने सत्ता परिवर्तन किया। मेरी सोच के अनुसार वो देश समर्थ नहीं थे, भारत समर्थ है, क्योंकि उन देशों के पास आध्यात्मिक चेतना नहीं थी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, या तो अज्ञानता थी या कट्टरता थी। लेकिन भारत समर्थ है, और भारत का युवा भी समर्थ है। आप सब अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त किए, आपने अपनी अनुकूलता छोड़ी, अपना सुख छोड़ा है, तभी कुछ नया कर पाए। नो रिस्क नो गेन। आपको आगे बढ़ना है तो पीछे बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अगर हम बात करें सामर्थ्य की, समर्थ की, तो जो गुण मैंने अभी आपको बताए, परोपकार, जन कल्याण की भावना, यश के पीछे नहीं भागना, ये सारे गुण अगर मुझे कहीं दिखते हैं आज के इस कलिकाल में, तो वो केवल संघ में ही दिखते हैं। इसीलिए संघ समर्थ है। जब तक आप समर्थ नहीं बनेंगे, जब तक इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो भी प्रयास हैं वो निष्फल होंगे। आपको समर्थ बनना होगा, त्याग भी करना होगा, परोपकार और जन कल्याण के लिए जीना होगा। अंत में मैं केवल एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं। आप शक्तिवान बन सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं, आप पदवान बन सकते हैं अपने पौरुष से, लेकिन आप सामर्थ्यवान केवल ईश्वर की कृपा से बन सकते हैं। तो उसका निरंतर स्मरण बहुत आवश्यक है जीवन में। सीताराम या जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, उसका स्मरण ही आपको सामर्थ्यवान बनाएगा। क्योंकि पात्र वो होता है जिसमें पदार्थ ठहरे। सोने का भी अगर बर्तन है और उसमें छेद है तो वो पात्र नहीं कहलाता। और यदि समर्थ होना है तो सदचरित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि सदचरित्र ही वो पात्र है जिसमें सामर्थ्य आकर ठहरता है। और सदचरित्र ईश्वर की कृपा से ही बना जा सकता है, उसकी अनुकंपा से ही बना सकता है। आप सब इस पर जरूर विचार करिए और एक बार अपने मन में अपने माता पिता की छवि रखकर मेरे साथ जय सिया राम जरूर बोलिए। जय जय सिया राम। धन्यवाद। इसके पश्चात श्रीमान दीपक बिस्पुते जी से मेरा आग्रह है कि यहाँ उपस्थित युवा मन को अपने उद्बोधन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय शांडिल्य गुरु जी,
मंच पर उपस्थित ही हमारे प्रांत के सह प्रांत संघचालक सम्माननीय डॉक्टर सेठी जी, अपने इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय मनमोहन जी भाई साहब, सभागार में उपस्थित संघ के क्षेत्र प्रांत के पदाधिकारी बंधु एवं इस युवा संवाद में पधारे हुए नौजवान युवा साथियों, मार्गदर्शन तो अगले सत्र में पूजनीय सरसंघ चालक जी का मिलने वाला है। मैं तो कुल मिलाकर अपने संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा, इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा। अपने संघ को काम करते करते 100 वर्ष हो गए। संघ को प्रसिद्धि तो इन 100 वर्षों में मिली है। संघ को लोग जानने का प्रयास तो संघ के बारे में लोगों का हुआ है, पर कहते हैं कि 100 वर्षों में अगर हिसाब लगावें तो आरएसएस इमेज जो है वो क्रिएटेड बाय नॉन आरएसएस पीपल। जो आरएसएस के नहीं है ऐसे लोगों ने आरएसएस की इमेज को जो है वो क्रिएट करने का प्रयास किया, और इसलिए संघ की प्रतिमा बनाने वाले लोग जो हैं समाज में, वो सामान्यतः संघ के विरोधी लोगों ने संघ को ज़्यादा बताने का प्रयत्न किया। तो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? तो आज से 100 वर्ष पूर्व और विजयादशमी के दिन, तारीख के हिसाब से लगाएं तो 27 सितंबर 1925, संघ गंगा जो है वो एक छोटी सी बूंद के रूप में नागपुर में अवतीर्ण हुई। उस संघ गंगा को नागपुर की उस धरती पर उतारने वाले भागीरथ का नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। जैसे सगरपुत्र और भारत के करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि जनता को मोक्ष देने के लिए और भागीरथ ने प्रयास कर कर गंगा को अपने इस धराधाम पर लाया, ऐसे अपने इस हिंदू समाज के पुनर्जागरण, पुनरुद्धार, राष्ट्र के जागरण के लिए संघ गंगा मानो भारत में अवतीर्ण हुई। और इसलिए संघ को जब हम विचार करते हैं तो अपने उस समय के थोड़े हमको परिस्थितियों का भी संक्षेप में विचार करना पड़ेगा कि कैसी थी 100 साल पहले की स्थितियां। तो उन 100 वर्षों के पहले 1000 वर्ष जो है भारत का एक संघर्ष का काल भी रहा। एक लगातार भारत के ऊपर जो है विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण ये भारत में होते गए। ब्रिटिशर्स तो लास्ट थे, आखिरी थे। अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं वो तो 8वें नंबर का आक्रमण या अंग्रेजों का आक्रमण था। इसके पहले और भी हुए। तो अपने देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, फिर बाद में एक मुगलों का आक्रमण है। तो ऐसा करते करते डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए और बाद में ब्रिटिशर्स आए। 1000 वर्ष तक हमारे भारत का जो समाज है इन लोगों से लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, और ऐसे लड़ते लड़ते अंततः जो है एक दासता का या एक गुलामी का स्वरूप जो है वो विदेशी शासकों का भी काल है। और ऐसे 1000 वर्षों के इस लगातार आघात प्रतिघात के कारण अपने समाज की मेंटलिटी क्या हो गई थी। एक समाज का भी, व्यक्ति का जैसे मन रहता है ना, व्यक्ति का एक मन रहता है, उसी प्रकार समाज का भी मन बन गया। और इसलिए ये 1000 वर्षों तक समाज का मन क्या हो गया, तो एक प्रकार से समाज जो है और एक गुलामी की मानसिकता में एक दासता की मानसिकता से युक्त इस प्रकार का समाज। और इसलिए हिंदू समाज ये क्या है, तो हिंदू समाज मार खाने के लिए, पिटाई खाने के लिए, अपने घर की माताओं बहनों को मुगलों के हरम में उनके यहाँ पर भेजने के लिए, यही उसका एक प्रकार का दृश्य हो। और लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि दिल्ली स्वरोवा जगदीश स्वरोवा, दिल्ली में बैठा वही हमारा भगवान है।
गुरुजी ने सीताराम जी का नाम लिया ना, तो लोगों को तो लोग भूल गए कि राम भी कुछ है, देवी भी कुछ है। तो भगवान कौन है? जो दिल्ली की बैठा मुगल सल्तनत, वही हमारा राजा है। दिल्लीश्वर हुआ, जगदीश्वर हुआ, वही हमारा भगवान। ऐसा जो है समाज का इस प्रकार का मानस हो। एक बड़ा प्रयास हमारे यहां पर महापुरुषों ने किया है, और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार के समय भी समकालीन लोगों ने एक बड़ा प्रयत्न जो है अपने देश से अंग्रेजों को हटाने का एक बड़ा प्रयत्न हुआ है। और ऐसे प्रयत्नों के चलते सारे प्रयत्नों में डॉक्टर जी ने भी अपने प्रयत्न प्रारंभ किए। उनके बाल्यकाल से ही हम उनके जीवन में ध्यान में आता है कि एक देशभक्ति का भाव ये सहज स्वाभाविक रूप से उनके मन में था। और इसलिए देश में कुल मिलाकर उस समय एक प्रकार की धारा जो है वो भी तेजी से काम कर रही थी। वो एक क्रांतिकारियों की धारा काम कर रही थी। क्रांतिकारियों का केंद्र ये नागपुर हुआ, कलकत्ता हुआ करता था। इसलिए मेडिकल की पढ़ाई का बहाना बनाकर डॉक्टर हेडगेवार नागपुर से कलकत्ता जाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करना उद्देश्य होता तो शायद नागपुर भी एजुकेशन का एक अच्छा हब था, वहां पर भी पढ़ाई कर सकते थे। वहां भी पढ़ाई कर कर वो अच्छे मेडिकल के डॉक्टर बन सकते थे। बहुत अच्छे कुछ और आगे बढ़कर जाना है तो शायद बॉम्बे भी जा सकते थे, मुंबई भी जाकर एक वहां पर अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। पर भाषा का, हिंदी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान न होने के बाद, केवल मराठी भाषा का ज्ञान होने के बाद भी मन में यह आया कि हमने कलकत्ता जाना है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता क्रांतिकारियों का एक केंद्र था, और देश को अगर स्वाधीनता की यात्रा में हमको लेकर जाना है तो केवल कलकत्ता बेस काम करने से नहीं चलेगा, सारे देश में काम करना पड़ेगा। और इसीलिए जो है वो वहां से कलकत्ता जाते हैं। वहां क्रांति के काम में बहुत सक्रिय होते हैं। क्रांतिकारियों की संस्था अनुशीलन समिति के वो सक्रिय सदस्य के नाते भी काम करते हैं। क्रांतिकारियों की संस्था में जो है, जो अंदर के खाने में आ जाने वाले लोग थे, ऐसे लोग जो है वो कोड नेम से जाने जाते थे। डॉक्टर हेडगेवार को कोकेन इस नाम से भी कोड नेम से जाना जाने लगा। वहां भी काम करते करते उनके ध्यान में आया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये काम करने में भी बाधक आ रही। क्रांति का काम करते करते उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत आत्मीय संबंध भी बने, और इसलिए उस समय जो है वो मनमथ नाथ चट्टोपाध्याय जो हैं, चक्रवर्ती जो है, उनसे उनके संपर्क बने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि सबसे उनके गहरे संबंध। राजगुरु की तो फरारी भी उन्होंने कटवाने का काम वो करने का प्रयत्न भी किया। वहां से जाने के बाद ही राजगुरु गिरफ्तार होते हैं। कुल मिलाकर क्या बात ध्यान में आएगी, समाज इस काम के लिए सब साथ में आने वाले की तैयारी में नहीं। और समाज के मन में जो है, जो अपने समाज की कमियां क्या है, इस सब का भी डॉक्टर जी ने अध्ययन किया। वो कांग्रेस में भी उन्होंने काम किया। उस समय सीपी एंड बरार नाम का जो सारा क्षेत्र था, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता था, महाराष्ट्र सारा आता था, ये सीपी एंड बरार उस समय देश के 15 प्रदेश हुआ करते थे। उन 15 प्रदेशों में सीपी एंड बरार एक हुआ करता था। सीपी एंड बरार के वो कांग्रेस के महामंत्री भी थे। 1920 में कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन के वो वहां पर सर्व व्यवस्था प्रमुख थे। परंतु सब प्रकार के कामों का अनुभव करते करते उन्होंने सब बातों का विचार किया कि हमारी ये देश में इतने लोग आए, ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारी ये स्थिति हुई? क्या अंग्रेज या मुगल ये बहुत क्षमतावान लोग थे क्या बहुत ताकतवर थे क्या? तो ध्यान में आया ऐसा नहीं था। बहुत ताकतवर भी नहीं थे, बहुत क्षमतावान भी नहीं थे, बहुत बौद्धिक संपदा से युक्त भी नहीं थे। फिर भी इन्होंने हमारे ऊपर इतना लंबे समय तक हमारे ऊपर आक्रमण शासन क्यों किया, क्यों सफल हुए, मूल बीमारी क्या है, उसका उन्होंने रिसर्च किया। और उन्होंने समाज का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन करने के बाद ये रिसर्च उनके ध्यान में आया कि हमारे ये समाज के पतन का कारण क्या है। हमारे इस समाज के पतन का कारण जो है हम स्वयं हैं, हमने ठीक होना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने उस समय के तत्कालीन सारे बड़े बड़े लोगों से संवाद और बातचीत की। उन्होंने सुभाष बाबू से भी बातचीत की, उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर से भी बात की, उन्होंने बापूजी से भी बातचीत की, उन्होंने अंबेडकर साहब से भी बात की। ऐसे सारे बड़े बड़े लोगों से उनका संवाद है। ऐसे संवाद जो है, उसके बाद लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आप बात तो ठीक कह रहे हो, परंतु ये बड़ा इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं। यही कुल मिलाकर क्या बातें कही डॉक्टर साहब ने। तो स्वामी विवेकानंद जो है, उनके जीवन का भी एक घटनाक्रम हमको ध्यान में आता है। स्वामी विवेकानंद यूरोप में 4 वर्ष रहे। 4 वर्ष जो है वो उनकी यूरोप की यात्रा का वर्णन हमारे ध्यान में आता है। इन 4 वर्षों में यूरोप से जो है उनके वापस आने की एक घटना उल्लेखित होती है कि उनको वापस क्यों आना पड़ा।
अमेरिका में जो है वो वहाँ से 4 वर्षों के बाद वापस आते हैं। घटना क्या घटी तो बताते हैं कि घटना का उल्लेख सुना सुनाया है, लिखित में तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं, परंतु घटना का वर्णन ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में जाते हैं, 1897 में वापस आते हैं। तो घटना ऐसी है कि एक ईसाई पादरी उनके पास जाता है, कहता है कि मैंने आपके प्रवचन, आपके भाषण, आपके उद्बोधन सुनकर मैं इतना प्रभावित हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना सारा जीवन और भारत और हिंदू धर्म के लिए देना चाहिए, अपना ईसाई धर्म मत छोड़कर केवल और भारत के लिए काम करना चाहिए, मेरे मन में आया। परंतु रात भर में कुछ दूसरा भी विचार करता रहा और सवेरे अब ये बताने आया हूं कि मैं आपके ना धर्म में आऊंगा ना आपके देश के लिए काम करूंगा, मैं जहां हूं वहीं काम करूंगा। स्वामी जी ने कहा ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि इतनी सब विचारों की श्रेष्ठता से युक्त आपकी सारी बातें तो बहुत ठीक है, आपका विचार तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु आखिर आप गुलाम तो हम ईसाइयों के ही हैं, और इसलिए ऐसे गुलाम लोगों के, गुलाम धर्म के, गुलाम देश के लिए काम करने से अच्छा मैं अपने देश धर्म और अपने स्थान के लिए काम करूं। शायद स्वामी जी को ये बात पिंच कर गई। उन्होंने कहा कि मैं अब आगे भारत के बाहर में कदम नहीं रखूंगा जब तक दुनिया में भारत का नाम न चमका दूं। और कहते उन्होंने उस समय वहां से आह्वान किया कि मुझे 100 नौजवान ऐसे मिल जावे जिनके दिन का चैन और रात का स्वप्न ये भारत हो, तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि भारत ये क्या है। उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। शायद स्वामी जी को 100 लोग ऐसे नहीं मिले, शायद मिल जाते तो आप और हमको और संघ को इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली जो आई थी वो भी एक विदेशी लड़की थी। कहते हैं ना, हम भगवान अपने यहाँ कुछ प्रसादी कुछ बनता है भोजन, हम भगवान को चढ़ाते हैं, प्रथम ग्रास चढ़ाते हैं, उसको हम नैवेद्य कहते हैं। वो स्वामी जी के आह्वान पर सबसे पहले जो निकल कर आई वो मार्गरेट नोबल थी, वो विदेशी लड़की थी। उसने कहा क्या मैं आ सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं आ सकते हो। 99 की चिंता आप करिए, नंबर 1 पर वो आ गई। भारत माता के इस यज्ञ पर सबसे पहले आहूत होने के लिए एक लेडी आई, एक लड़की आई, विदेशी लड़की आई, इसलिए उसका नाम जो है वो निवेदिता रखा गया। हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो भारत माता पर नैवेद्य रूप में सर्वप्रथम आई। स्वामी जी जो है वो भारत में जब वापस हुए हैं, वापस आने के बाद उनका कोलंबो में है जोरदार ग्रैंड वेलकम हुआ, और फिर उनकी जो है वेलकम की जो ये यात्रा है कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक हुई है। इस पर जगह जगह उनके भाषण हुए हैं। उन भाषणों पर एक बुक ही है, उस बुक का नाम है कोलंबो टू अल्मोड़ा। उस भाषणों का अगर जीस्ट है तो 3 बातें उन्होंने कही। वो 3 बातें कौन सी है? तो वो 3 बातें उन्होंने कही कि भारत में मेरे को ऐसा लगता है भारत का वैभव, भारत का विचार ये दुनिया में उन्होंने सुना है, पर भारत में आकर भारत के लिए उन्होंने 3 बातें करने का काम किया। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है ये भारत का समाज, इसको ऑर्गेनाइजेशन सीखना पड़ेगा, और इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत में एक संगठन का स्वरूप खड़ा होना चाहिए, भारत को एक संगठित ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत में जो है मैन मेकिंग प्रोसेस, और इसलिए उन्होंने कहा भारत में व्यक्ति निर्माण, मनुष्य निर्माण का कोई एक तंत्र जो है ये विकसित होना चाहिए, एक डेवलप होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि केवल और केवल आने वाले 50 वर्षों के लिए हम सबने जो है सारे देवी देवता ग्रंथ को निकालकर किनारे और रख देना चाहिए, सबको पोथियों में लपेट कर रख देना चाहिए, और केवल भारत और भारत माता की साधना आराधना यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी 3 बातें जो है स्वामी जी ने कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्हीं 3 बातों को लेकर काम करता हुआ हमारे ध्यान में। ये भारत जो है, ये भारत का विचार क्या है, इसी विचार पर काम करने का काम ये संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। वो भारत का विचार क्या है, तो वो भारत का विचार जो है उसके बारे में भी हमारे लोगों ने क्या कहा कि वो भारत जो है किन बातों को लेकर भारत चला तो आगे बढ़ेगा। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि भारत जो है इसकी आत्मा ये आध्यात्म है। ये भारत अगर आध्यात्म छोड़ेगा तो भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, और इसलिए भारत को अपने भारत के आध्यात्म के आधार पर विकास की दिशा में बढ़ना चाहिए। यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कही। उन्होंने कहा भारत को अगर आगे बढ़ना है तो इसको वेदों के ऊपर आधारित अपने भारत के अधिष्ठान को हमको खड़ा करना पड़ेगा, तो भारत खड़ा होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इसी बात का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में जो है ये स्वदेशी समाज जो है इसकी हमको स्थापना करना पड़ेगी। इस पर एक उनकी बुक ही है
है, स्वदेशी समाज ही उसका हेडिंग है। स्वामी विवेकानंद ने भारत को आराध्य करते हुए आगे बढ़ने का विचार किया और भगिनी निवेदिता ने भी इसी बात को आगे करते हुए कहा था कि भारत के नौजवान एक स्थान पर एकत्रित होकर एक हुंकार करेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है ये स्वाधीनता की तरफ आगे बढ़ेगा। ये बात ध्यान में आती और इसलिए भारत में जिस प्रकार का जो इन सब बातों को लेकर, इन सब बातों को एक सूत्र में पिरोकर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये काम 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया। ये संघ का काम, ये भारत का, ये संघ का काम जो है ये कुल मिलाकर क्या काम है, तो भारत का काम जो है ये जैसा भारत का हजारों हजार वर्षों से भारत की एक डेस्टिनी, हर देश जो है, स्वामी जी ने कहा हर देश को जो है और करने का काम जो है दुनिया ने एक उद्देश्य तय किया है, भगवान ने एक उद्देश्य दिया। हर व्यक्ति की जैसे डेस्टिनी है, हर व्यक्ति की जैसे नियति है, ऐसे हर राष्ट्र की भी नियति है। ये भारत की नियति है उसको दुनिया के कल्याण का विचार करना। और इसलिए हजारों हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर लोगों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संपूर्ण मानवता का कल्याण जो है ये हमारे यहाँ पर सब लोगों ने इसको कहा। गौतम बुद्ध ने भी इसको कहा कि भवतु सब्ब मंगलम, वो हमारे यहाँ और पंजाबी में भी कहते हैं सरबत का भला। ऐसा हमारे यहाँ का विचार जो है वो सबका कल्याण का विचार रहा और इसलिए इस आधार पर समय समय पर जो है वो प्रयास हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने भी इसी प्रकार का एक प्रयास किया और इसलिए भगवान गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने अपने देश में एक जागरण का बड़ा प्रयत्न किया, उनको बड़ी सफलता भी मिली। उसके एक 4 कारण ध्यान में आते हैं। तो कुल मिलाकर भारत जो है ये इसका व्यवहार जो है ये धर्म तत्व जो है, ये धर्म तत्व के आधार पर भारत का विचार ये खड़ा करने का जो है व्यवहार रूप में उन्होंने जो है उसको प्रदर्शित करने का काम, केवल प्रदर्शित करने का काम नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो धर्म की बातें हैं उसको आचरण में लाना, इसलिए स्वामी अपने गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने अपने इसको आचरण से भी लोगों को कर कर बताने का प्रयत्न किया। और ये सब करना था तो भगवान गौतम बुद्ध ने कठोर परिश्रम, जिसको कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम वर्क, ऐसा परिश्रम ये भी उनने करके बताया। और कुल मिलाकर उन्होंने सब बातों को लोकलाइज करने का प्रयत्न, जो समाज के बातें हैं वो समाज जिसको समझ सके, तो ऐसे उस समय समाज में समझने वाली जो बातें हैं उसको उस भाषा में समझाने का प्रयत्न जो है वो ऐसा अपने विचार को लोकलाइज करने का जो प्रयत्न किया, ऐसा ही काम जो है यही भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और पिछले 100 वर्षों में चल रही है। इसी भूमिका को लेकर और डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने संघ का काम प्रारंभ, ऐसी हमारी ये संघ की यात्रा जो है ये प्रारंभ हुई। और कुल मिलाकर इस यात्रा में संघ के सारे प्रकार का देश का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर जी के ध्यान में आया कि अगर देश खड़ा करना है तो देश की आखिरी यूनिट क्या है, अपने समाज जो है इससे देश बनता है। और इसलिए जैसा जो हमारे राष्ट्र की कल्पना है कि राष्ट्र यानी कौन है, तो राष्ट्र का जैसे जमीन है उसको जमीन से केवल राष्ट्र नहीं बनता, तो जन है। और इसलिए इस जन को खड़ा करना, ये व्यक्ति को हमको ठीक खड़ा करना है। और इस नाते कुल मिलाकर एक प्रोसेस संघ ने शुरू की, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, एक मैन मेकिंग प्रोसेस है। डॉक्टर हेडगेवार जी की बात ध्यान में आई कि अपने देश में जो है एक सबसे बड़ा अभाव क्या आ गया है, तो व्यक्ति जो है ये आत्म केंद्रित स्वभाव का हो गया। यह आत्म केंद्रित से उसको समाज केंद्रित बनाना है। मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसके बाहर वह विचार नहीं करता। और इसलिए दुनिया में वही समाज आगे बढ़े हैं जो अपने समाज जो है अपने देश के बारे में सोचने वाले बने। वो चाहे जापान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अन्य देशों का अगर विचार करें, जब वहां का समाज देश के बारे में सोचता है तो वो देश आगे बढ़ता है। और इसलिए देश का जन जन इस बात को लेकर खड़ा होना चाहिए और देश का व्यक्ति व्यक्ति देश के भक्ति के प्रति भाव को लेकर खड़ा हो। इस नाते जो एक प्रोसेस खड़ी की, वो प्रोसेस जो है जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक व्यक्ति निर्माण का एक तंत्र हमको खड़ा करना है। डॉक्टर हेडगेवार की सबसे बड़ी स्पेशलिटी अगर है वो क्या है, वो डॉक्टर हेडगेवार की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और शाखा का एक तंत्र जो है ये खड़ा करके दिया। ये शाखा रूपी तंत्र जो है व्यक्ति निर्माण की एक पद्धति है। ये ऐसी एक अभूतपूर्व पद्धति है। ये नागपुर की शाखा से जो लोग खड़े हुए वो देश और दुनिया में जाकर उन्होंने संघ के काम को खड़ा करने का प्रयत्न किया। RSS माइनस शाखा इज इक्वल टू 0।
संघ में से शाखा निकाल देंगे तो जीरो आएगा। और इसलिए ये हजारों हजार लाखों लाख शाखाएं आज सारे देश में खड़ी होकर स्थान स्थान पर वहां पर आने वाले लोगों के मन में देशभक्ति का प्रथम देशभक्ति का भाव जागरण करने का एक प्रयत्न जो है ये शुरू, ये मैन मेकिंग प्रोसेस जो है ये डॉक्टर हेडगेवार के समय शुरू। परंतु ये व्यक्ति निर्माण होगा, इसके आगे का भी कुछ विजन है कि नहीं है, आगे हमने करना क्या है। तो डॉक्टर जी का विजन तो वास्तव में जो है वो ब्लूप्रिंट उन्होंने बहुत पहले से ही समझ बना के रखा था। और इसलिए डॉक्टर जी ने आगे की जो हमारी यात्रा चली, ये शाखा पर व्यक्ति निर्माण जो है, व्यक्ति निर्माण के आगे व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये प्रोसेस को लेकर हमारा काम शुरू हुआ। शुरू के हमारे 25 वर्ष लगातार हमने इसी पर फोकस करने का प्रयत्न किया। और इसलिए लगातार इस विषय पर हमने प्रयास पूर्वक अपनी संघ की शाखा, उसकी वर्किंग, उसकी प्रोसेस, लोगों को विश्वास ही नहीं था इससे कुछ हो सकता है, लोगों को एक विश्वास दिलाना था। और जैसे ही ये काम हुआ, अपना अगला चरण जो है वो संघ ने अपना अगला स्टेप रखा। केवल संघ की शाखा में सारा समाज नहीं आ सकता है, इसलिए समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय विचार लेकर चलने वाले लोग खड़े होना चाहिए। और दूसरा, अपने समाज और अपने देश की धरती का विचार, वो विचार कौन सा विचार है, वो देश की धरती का विचार, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार है, वो सबके कल्याण का विचार है। वो विचार को जीने वाले लोग कौन हैं, वो हिंदू हैं। और इसलिए वो हिंदुत्व का विचार, ये दो फोकस बिंदुओं को लेकर समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की शुरुआत। और इसलिए एक समाज का एक रोल मॉडल क्या होना चाहिए उस क्षेत्र में, इसलिए एक शिक्षा जैसा क्षेत्र है, शिक्षा कैसी होना चाहिए देश की। और इसलिए एक 1952 में छोटा सा शिशु मंदिर खड़ा हो, वो शिशु मंदिर जो है एक चलते चलते आज दुनिया का सबसे बड़ा अपने दम पर चलने वाला ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला वो संगठन बनकर खड़ा हो। ऐसा हर फील्ड में होता गया। युवाओं के बीच में काम करने की आवश्यकता हुई तो विद्यार्थी परिषद खड़ा हो गया। फिर और ऐसे ध्यान में आई किसानों के बीच में कुछ काम खड़ा करना चाहिए तो किसानों में वो काम खड़ा हो गया। मजदूरों के बीच काम करने की आवश्यकता ध्यान में तो मजदूर संघ खड़ा हो गया। मजदूर संघ में भी अलग अलग विंग खड़ी होती गई। क्यों? क्योंकि ध्यान में आया कि देश का हर आदमी देशभक्त होना चाहिए, नहीं होता है तो क्या होगा। तो मजदूरों के क्षेत्र में हम बहुत विलंब से गए। भोपाल से ही मजदूर संघ के काम का प्रारंभ हुआ है, ये भोपाल का एक सौभाग्य। हर फील्ड में आदमी देशभक्त नहीं होता है तो दुष्परिणाम क्या होता है। तो अपने देश में जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री ने कभी चलाया। हमने चाइना के साथ एक बहुत बड़ा समझौता हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की, हिंदी चीनी भाई भाई। सारे देश में हिंदी चीनी भाई भाई का स्वरूप पड़ा। उस समय आरएसएस के चीफ परम पूज्य गुरुजी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि चाइना जो है ये धोखेबाज है, कभी भी हमारे पीठ पर छुरा भोंक सकता है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो बड़ी खराब टिप्पणी जो है वो नेहरू जी ने गुरुजी के बारे में भी की। परंतु जो गुरुजी ने कहा वो सही हुआ। एक देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है कि देश में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हमारा चाइना मित्र है, तो सेना भी थोड़ी गफलत में आई और उसी गफलत का लाभ उठाकर चाइना ने हम पर आक्रमण किया। और कितने तेजी से आया। मैं अभी गुवाहाटी गया था तो वहां पर बताया कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइन जिसको हम नेफा कहते हैं, वो सीमा भी क्रॉस करते हुए तेजपुर तक घुसने की उनकी तैयारी होगी। तेजपुर जो है आसाम का एक जिला है। इतनी भागम भाग मच गई कि वहां का कलेक्टर और एसपी अपने गाड़ी में अपने परिवार को बिठाकर सीधे गुवाहाटी आ गया। चाइना की सेना सीधे घुसे आ रही है। हमने अपनी सेना के जवान तो भेज दिए। वहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते, -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वहां पर सेना को खड़ा रहना है तो सेना को खड़ा रहना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सेना के जवान जो है उनको खड़ा रहने के लिए विशेष प्रकार के शूज लगते हैं, विशेष प्रकार की वर्दी लगती है, चश्मा तक विशेष प्रकार का लगता है कि सन जो है उसका रेज जो है वो समुद्र अपने बर्फ पर पड़कर जब आंख में आता है तो आंख अंधी हो सकती है। उसको जो है अगर उंगली बाहर निकल गई, हाथ बाहर निकल गया तो पूरा हाथ गल जाएगा। सेना तो चली गई, उनका सामान भेजने के लिए ट्रक्स लोड हो गए। उसमें जो है उनके शूज आ गए, उनके सारी और जैकेट्स आ गई, उनके सारे कपड़े आ गए, सब भेजना था। ऐन मौके पर कम्युनिस्ट यूनियन के लोगों ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल कर दी। देश संकट में खड़ा, ट्रक ड्राइवर हड़ताल करके खड़े होकर अनाप शनाप मांगे कम्युनिस्ट यूनियन के लोगों ने खड़ी कर दी कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम ट्रक्स नहीं जाने देंगे। नेगोशिएशन होने लगा, होते होते 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जो बोला सब स्वीकार किया। 3 दिन बाद हमारी सारा सामग्री वहां पर पहुंची, पर जवान तो 3 दिन बर्फ में खड़ा रहा। चाइना की गोली से नहीं भाइयों,
सैकड़ों सैनिकों की टांगे जो है जांघों के नीचे काट दी गई, एक को भी गोली नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश का ट्रक अपना ड्राइवर भी जो है वो देशभक्त नहीं था। और इसलिए मजदूर संघ ने एक छोटा सा स्लोगन जो है उसको चेंज किया और कहा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे। हर संगठन ने अपने संगठन की थीम जो है वो देश प्रथम रखा। हर अपने संगठन में आने वाला जो है उसको हम देश प्रथम कैसे सिखा सकते हैं? वो शिशु मंदिर है, वो शिशु मंदिर में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा शायद जिसको बोलते बोलते अपनी तोतली भाषा में बोलता है, उसको भी क्या हमको देना है देश प्रथम कैसे बताना है? तो वहां भी भोजन मंत्र होता है। उस भोजन मंत्र में उससे बुलवाते हैं, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। और बच्चा आगे कहता है, हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा। फिर वो अन्न का ग्रास ग्रहण करता है। छोटे से बच्चे को भी देशभक्ति कैसे सिखाना है वो जो है उसका प्रयास। ऐसा समाज जीवन के 30-32 फील्ड हैं आज लगभग जो एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश और नीचे स्तर पर तो सैकड़ों संगठन अपने अपने स्थान पर समाज में एक देशभक्ति का भाव खड़ा हो, इस प्रकार का काम लेकर अपने काम की जो है वो शुरुआत शुरू हुई। ये संघ का सेकंड फेज था। संघ ने इस प्रकार का एक बड़ा प्रयास जो है समाज में खड़ा करते हुए एक देशभक्ति का वातावरण खड़ा करने का प्रयत्न जो है किया। ऐसी ये संघ की यात्रा, ये केवल संघ की यात्रा नहीं तो एक लोक यात्रा बन गई। ये संघ की यात्रा एक शक्ति की यात्रा बन गई। ये संघ की यात्रा जो है एक विश्वास की यात्रा बन गई। ये संघ की यात्रा जो है एक राष्ट्रीय यात्रा हो गई। ये संघ की यात्रा एक विचार की यात्रा हो गई। और इसलिए संघ इस विचार को लेकर आगे चलते चलते हम कुल मिलाकर एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए। संघ का अगला स्टेप क्या था? तो संघ का अगला स्टेप जो है कुल मिलाकर ये सब करते करते जो है और हमने संघ के और समाज के बीच में कैसे जाना। और इस नाते संघ ने एक 89 के बाद जो है हमने विधिवत रूप से और स्लम्स में और सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयत्न। 52 में जो है हमने कुल मिलाकर समाज का ऐसा वल्नरेबल टारगेट ग्रुप जो विरोधियों का था, जो समाज से अपने को उन्होंने काटने का प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे थे, वो चाहे ट्राइबल का ग्रुप हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का ग्रुप हो, ऐसे जो स्लम्स में रहने वाले, इन सब के बीच भी हमने एक बड़ी और पेनिट्रेशन किया। और इसलिए हमने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जो है 52 में ही काम शुरू कर दिया। और 90 के आते आते हमने जो है एक सकारात्मक दिशा में काम करने का प्रयत्न करते हुए एक सेवा के दिशा में हमने जो है विधिवत काम करने का प्रारंभ किया। सेवा का काम चलता तो पहले दिन से था, परंतु सेवा के क्षेत्र में आकर हमें एक बड़ा व्यापक काम करना, ऐसा राष्ट्रीय सेवा भारती के माध्यम से सारे देश में आज हम लगभग 1.5 लाख से अधिक इस प्रकार के सेवा के सर्विस सेक्टर के हमने काम करते हुए समाज में एक विश्वास जागृत करने का प्रयत्न किया। यह हमारी दृष्टि। एक एक क्षेत्र में जो है देश के लिए लोग खड़े होने वाले लोग खड़े हो। मैं उधर छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहा तो बस्तर क्षेत्र का आप लोगों को अगर विचार करें तो वहां पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे आप, भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, जनगण मन नहीं बोल सकते थे। एक विद्यालय में जो है तिरंगा फहराने पर सारे वहां के जो स्कूल के मास्टर हैं उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए वर्षों तक वहां पर तिरंगा नहीं फहरता था। अपने स्वयंसेवकों ने बलिदान भी दिया, अपने कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर काम करने का प्रयत्न भी किया। और उसका परिणाम ध्यान में आता है, चाहे वो बस्तर हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, ऐसे सारे क्षेत्र में आज एक राष्ट्रीय प्रवाह ध्यान में आता है। भारत माता की जयकारा करने वाले और तिरंगा का वहां पर जय जयकार करने वाले, तिरंगा फहराने वाले स्थान स्थान पर लोग खड़े हो गए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए भी तिरंगा फहराने का। अभी इसी साल घटना घट गई, एक वहां के पंचायत सचिव को काट दिया क्योंकि वो तिरंगा फहराने में वहां पर उसकी भूमिका रही है। अभी बस्तर का आपको उदाहरण बता रहा हूं। फिर भी लोग खड़े होते गए। ऐसा एक भाव जागरण का प्रयास जो है, ये देश प्रथम का प्रयास जो है, ये खड़ा करने का प्रयत्न, ये संघ का जो है ये चलता रहा। इस प्रकार का जो है संघ खड़ा करते समाज को खड़ा करने का एक प्रयत्न करते। और अगला चरण जो है वो संघ का समाज परिवर्तन का। समाज में जो है ये दोष खत्म होने चाहिए, इसलिए सेवा के क्षेत्र में जाकर हमने इस प्रकार के समाज के दोषों को ठीक करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया। ये बात ध्यान में, हमारे समाज में अंतर्गत जो है कुछ प्रकार की हमारी कमियां भी है, उसको भी ठीक करना है। समाज में एक बड़ा
बीमारी है वो जो है तथाकथित, जिसको अपने आप को उच्च वर्ग के लोग कहते हैं, उनके बीच में जो है अपने आप को ऊंचा समझने का और किसी को नीचा समझने का मनोभाव है हर फील्ड में, समाज में भी है। और ये छुआछूत की बीमारी जो है ये ठीक करना, इस पर जो है वर्किंग तो शुरू से संघ में हो गई और स्वयं इसको जो है बापू ने भी आकर अपने वर्गों में देखा और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी देखा, और इसके नाते खुलेआम विधिवत रूप से काम करने के लिए समाज भी खड़ा होना चाहिए। इस नाते उडुपी में एक धर्म सम्मेलन जो है, उस धर्म सम्मेलन में साधु संत महात्मा सभी प्रकार के संप्रदाय के प्रमुख शंकराचार्य, इन सबका जो है उडुपी में एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद में शंकराचार्य के श्रीमुख से ये बुलवाने में अपने परम पूजनीय गुरुजी ने बड़ा प्रयास किया, और वो समाज में सब एक हैं। तो कहा हिंदू कोई छोटा बड़ा नहीं, हिंदू में आपस में कोई भेद नहीं, और हिंदू कभी पतित और नीच नहीं हो सकता। कहा हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। यह संदेश देने का काम किया, और यह केवल संदेश नहीं दिया तो व्यवहार में लाने का भी प्रयत्न किया। जिस भव्य राम मंदिर के आज हम उद्घाटन और इस सब प्रकार का दृश्य देख रहे हैं, इस राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट जब रखी गई, ये पहली ईंट रखने के लिए किसको बुलाया गया? तो कोई महामंडलेश्वर 1008 स्वामी जी शंकराचार्य, कोई बहुत बड़े व्यक्ति से वो ईंट नहीं रखवाई गई। तो वो ईंट जो पहली ईंट रखी गई इस राम मंदिर निर्माण की 80s 90s के शुरू में, 80s के लास्ट में, तो वो जब पहला पूजन हुआ, वो पहली शिला रखी गई। वो शिला रखने वाले कौन थे? तो वो तथाकथित अस्पृश्य जाति के बिरादरी के जो व्यक्ति थे, वो श्रीमान कामेश्वर चौपाल नाम के व्यक्ति जो हैं, उनसे पहली ईंट रखी। ये उडुपी के धर्म संसद के बाद अगला स्टेप जो था वो ये था कि हमने जो है काशी के वहाँ पर धर्म संसद में शंकराचार्य जो हैं, संत जो हैं, वो जाकर और डोम राजा के घर में जो है श्मशान में जो मरघट में अपने मुर्दों को जलाने का काम करता है, उनके घर पर जाकर भोजन प्रसादी करने का काम किया। ये आपको व्यापक रूप से बता रहा हूँ, जो बड़े थे घटना, ये धीरे धीरे समाज में इस प्रकार का प्रयास जो है, समाज का ये दोष खराब ठीक होना चाहिए, इस नाते इस प्रकार के प्रयत्न जो है ये होने शुरू हुए। ये बात ध्यान में थी। फिर देश में संकट का काल हो तो हमने उसमें किसी भी प्रकार का जो है देश और समाज पर होने वाले संकट में स्वयंसेवक सदा आकर खड़ा हो, वो किसी भी प्रकार की समस्या हो उस पर स्वयंसेवक आकर खड़ा हुआ। और इसलिए सेवा के क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने एक बड़ी छलांग जो है करते हुए समाज को अपने आप जोड़ने का प्रयत्न, यह समाज में संघ को एक अलग ढंग से खड़ा करने का प्रयास भी विरोधी लोग करते रहे। एक बड़ा अवसर जो है संघ को समझने का लोगों को मिला जब अपने देश में लोकतंत्र की हत्या का एक कुत्सित प्रयास जो है 1975 में इमरजेंसी लगाकर देश में अपने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। देश में 19 महीने आपातकाल लगा। इस आपातकाल से संघर्ष करने के लिए सबसे आगे और सबसे अग्रणी खड़े तो सब थे, जयप्रकाश बाबू जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे, परंतु इस सब में जो है अधिकाधिक नंबर जो है जेल में जाने वालों का और संघर्ष करने वालों का और यातना सहने वालों का, वो अपने संघ के स्वयंसेवक हैं। लोकतंत्र की हत्या जो है उसको रोककर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल जो है ये हमारे ध्यान में आता है। राम जन्म स्थान पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा करके हिंदुत्व के भाव को सबके समाज के जनमन में खड़ा करने का एक प्रयत्न जो है ये भी हमको ध्यान में आता है। और इसलिए समाज जो है ये हिंदुत्व के भाव को लेकर, समाज जो है एक देशभक्ति के भाव को लेकर खड़ा होता हुआ ये हमारे ध्यान में आता है। और इसलिए संघ जो है ये संघ की यात्रा, एक संघ की यात्रा एक विचार के प्रवाह की यात्रा है, ये एक राष्ट्रीय यात्रा है। संघ को समझने के लिए हम कभी कभी बोलते हैं कि संघ के जो है ये संघ का अगर विचार करें तो संघ जो है ये पक्की बात मानता है कि हमारे देश का भाग्य बदलेगा कैसे जब तक देश जो है ये सारा समाज राष्ट्रीय भाव को लेकर खड़ा नहीं। और इसलिए अपने सरसंघ चालक जी का एक कोट जो है मैं बार बार सब जगह बोलता हूं कि वो कहते हैं देश बदलना है तो देश के जन जन में देशभक्ति के भाव को खड़ा करना पड़ेगा। वो बार बार कहते हैं कि देश का भाग्य बदलना है तो कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता। और इसलिए वो कहते हैं कि कोई नेता, नीति, नारा, पार्टी, विचार, अवतार, महापुरुष, संस्था, संगठन ये देश का भाग्य नहीं बदल सकता है। देश का भाग्य बदलना है तो देश के जन जन में देशभक्ति के भाव के जागरण की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से इसी प्रकार के प्रवाह में अपने आप को लगाकर समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
इस प्रकार का राष्ट्रीय भाव जो है ये जागरण हो, इसका प्रयत्न कर रहा है। वो समाज में होने वाली जो हमारी कमियां हैं वो भी ठीक करने का प्रयत्न करना, और समाज में जो संकट है, चुनौतियां हैं, उसको भी समाज के साथ साक्षात्कार करते हुए एक जागरूक समाज खड़ा करना। और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठिए का विषय केवल आज का विषय नहीं है, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय जो है लंबे समय से चल रहा है। यह अपने देश की सीमाएं, अपने देश का एक एक क्षेत्र जो है ये हमारे लिए सुरक्षित है। ये इसलिए वो जम्मू कश्मीर का विषय केवल अभी का विषय नहीं है। वो धारा 370 और 35A जो है, इसके लिए संघ जो है कब से प्रयासशील है। कब से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पर जो आंदोलन खड़ा कर कर वहां पर जो है देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, यही चलेगा। दो निशान, दो प्रधान, ये दो विधान नहीं चलेंगे। और इसलिए वहां पर जो है लाल घाटी में जाकर तिरंगा फहराने के लिए भी जो है वो विद्यार्थी परिषद के लोग जाते हैं, स्वयंसेवक जाते हैं। जहां पर गोलियों की बौछार है, वहां पर तिरंगा फहराने के लिए भी अपने स्वयंसेवकों ने खड़ा कर देश का कोना कोना हमारा अपना है। ऐसा एक एक प्रॉब्लम को भी लोगों को जगाने का, उसको भी प्रयास जो है, एक जागरूक समाज खड़ा करने का प्रयास ये संघ ने किया। और इसलिए संघ जो है, बोलते बोलते हम कभी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या, तो बोलने की भाषा में, समझने की भाषा में तो जरूर बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था है। कोई कहता नहीं संस्था नहीं, संगठन है। कोई कहता नहीं ऑर्गेनाइजेशन है। अभी अभी मोदी जी ने दिल्ली के 100 वर्षों के ऊपर जब बोलते बोलते संघ का नाम लिया तो कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट भी हुआ। उन्होंने बोलते बोलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एनजीओ जैसा भी कहा, पर वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना कोई संस्था है, ना संगठन है, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना एनजीओ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज परिवर्तन का एक महाआंदोलन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई संस्था नहीं, कोई हमारा नंबर गेम नहीं। तो हम कुल मिलाकर समाज बनाने का काम करने के लिए निकले। हमारा आंदोलन जो है ये 100% का आंदोलन, 100% समाज भारत का देशभक्ति के भाव से लेकर खड़ा हो, इस भाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। इसलिए 100 वर्षों में हम अपना कोई सेलिब्रेशन कर नहीं रहे। ये 100 वर्षों में हमने और समाज के निकट जाने का प्रयत्न किया, और इसलिए 100 वर्षों में हमने अपने कार्य विस्तार के नाते विचार किया है कि हम लाखों गांवों में अपने संघ की शाखा को खड़ा करने का प्रयत्न करें। हर घर में हम जाकर संघ को समझाने का प्रयत्न करेंगे, व्यक्ति व्यक्ति को संघ समझाने का प्रयत्न करेंगे। संघ का अप्रोच जो है वो पब्लिसिटी, मीडिया, उसके माध्यम से नहीं। तो हमारे संघ का अप्रोच क्या है? तो हमारे संघ का अप्रोच है डोर टू डोर, मैन टू मैन एंड हार्ट टू हार्ट। और इसलिए ये संघ के शताब्दी वर्ष में हम सब मिलकर भी संघ को और अधिक समझें। संघ ये कोई संस्था का काम नहीं है। संघ ये अपना एक देश में विचारों के राष्ट्रीय प्रवाह के जागरण का एक मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है। इस आंदोलन में मेरी भूमिका क्या रहेगी? ये भूमिका हमने अपनी तय करना। वो राम और रावण का युद्ध केवल राजाओं का युद्ध नहीं था, तो वो एक नारी की अस्मिता, एक देश और एक मूल्यों की सुरक्षा का इस प्रकार का विषय था। ऐसे राम जो है ये मूल्यों का संरक्षण करने की दिशा में लगे थे। सारा समाज उनके साथ खड़ा होकर लड़ा था, सबने अपना अपना रोल निभाया है। ऐसे रोल निभाने में गिलहरी की भी योगदान है। वो गिलहरी की भी हम कथा सुनते हैं। वो गिलहरी जो है, जब ब्रिज बन रहा था, वो जो राम सेतु बन रहा था, तो वो नल और नील पत्थरों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। वो वहां पर उनको फेंकने का काम, वो निशान कर रहे थे। सारी वानर सेना जो है वो उसको वहां पर पुल बनाने का काम कर रही थी, और बड़े बड़े पत्थरों को लेकर लोग जा रहे थे। एक गिलहरी जो है, वो गिलहरी भी जो है वो जाती थी रेत में, पानी में डुबकी लगाती थी, पानी में डुबकी लगाकर बाहर आती थी, बाहर आकर वो रेत में लौटती थी, और लौट कर जो है फिर वो उस पुल पर बीच पर जाती थी, अपने शरीर को झटकती थी, रेत के कण वहां पर गिरते थे, फिर आती थी। ये काम में लगी थी। राम जी ने देखा अभी कहीं आ जाएगी, दब के चपट जाएगी, मर जाएगी, इतने बड़े बड़े सब लोग चले जा रहे हैं, बुलाकर पकड़कर उसको, अरे क्या कर रही है तू? अरे देख नहीं रहे राम जी का काज चल रहा है, राम जी के काज में मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ। अरे तो तेरे ये 4 रेत के कणों से ये ब्रिज पर क्या असर होने वाला है? तो वो गिलहरी ने जो बात कही वो क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे ये 4 रेत के कणों से क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे को इससे मतलब नहीं है, पर मैं जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि जब राम जी का काज चला था, जब देश का काम था, सबने अपना अपना रोल निभाया। गिलहरी की जितनी ताकत थी उस ताकत के हिसाब से भी मैंने अपना
पूरा रोल निभाया है। मैं पीछे हाथ बांधकर नहीं खड़ी रही, नहीं बैठी रही, और इसलिए मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा भी आप सबसे आह्वान है कि इस राष्ट्रीय प्रवाह के महायज्ञ में अपना संविधा, अपना समय, अपनी शक्ति बुद्धि, अपना कुछ न कुछ अंशदान ये देने का प्रयत्न करें। ये 100 वर्ष की यात्रा को एक 30-35 मिनट में रखना थोड़ा जरा कठिन काम है। मैंने कुछ बेसिक बातें बताने का प्रयत्न किया है। आप अपने स्थान पर अपने संघ के काम से जुड़कर और अधिक संघ को समझने जानने का प्रयत्न करें। ऐसा एक निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।